हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर के इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। देखिए एमसीक्यू के इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रेसिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ एन ओहमिक मटेरियल इज लिस्ट अफेक्टेड बाय स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन। ओके, यदि आपको याद हो तो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाता है रो एल बाई ए, है ना। और मान लेते हैं कि एट 0 डिग्री टेम्परेचर रेसिस्टिविटी जो था वो रो नॉट था, तो ये हो जाएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। लेंथ में वेरिएशन का कॉफिशिएंट, थर्मल कॉफिशिएंट लिख देते हैं बीटा, तो ये हो जाएगा एल नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और एरिया का हो जाएगा ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 बीटा डेल्टा टी, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रो नॉट एल नॉट बाई ए नॉट। ये यहाँ तक तो सही है। अब एक बात है, देखिए अल्फ़ा डेल्टा टी हो या बीटा डेल्टा टी हो, ये बहुत ही छोटा होता है। अल्फ़ा डेल्टा टी और बीटा डेल्टा टी ये बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और नीचे में जो 1 प्लस 2 बीटा डेल्टा टी है, इसको हम लोग, चूँकि बीटा डेल्टा टी बहुत छोटा है इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। जैसे बाइनोमियली एक्सपेंशन में ये अंदर में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, वैसे ही यहाँ पे ये स्क्वायर में चला गया है ना। इसको अप्रॉक्सीमेट इतने के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, वेरिएशन हो ही नहीं। इसके लिए क्या चाहिए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब बच क्या गया, देखिए रो नॉट एल नॉट बाई ए नॉट, यहाँ पे बच गया है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब यदि अल्फा इक्वल्स टू यदि बीटा हो जाए तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, है ना। तो चेंज नहीं आने के लिए अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ग्रेटर देन 9, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी लेसर देन, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इक्वल टू द लीनियर एक्सपेंशन। तो ऑप्शन सी इसका सही है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, अ होमोजेनियस रॉड ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी बाय सम अरेंजमेंट not shown in the figure. The section CD of the rod is being uniformly heated. What can you conclude regarding temperature distribution in the rod? देखिए क्या होता है ना, समझिएगा इस बात को कि जिसका टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस पार्ट का रेसिस्टेंस आर रहेगा, इस पार्ट का रेसिस्टेंस आर रहेगा, और इस पार्ट का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, और आर डैश का वैल्यू जो है बड़ा है आर से, क्योंकि इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अभी तक यदि इसका कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी आप इस कंडक्टर का बहुत ज़्यादा मान लें, हाई मान लें, ठीक है, इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा मान लें कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, तो हर जगह टेम्परेचर का वैल्यू सेम होगा। लेकिन जब करंट फ्लो करने लगेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के इस तरफ मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रॉन के ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये लो रेसिस्टेंस है, ये हाई रेसिस्टेंस है, ये लो रेसिस्टेंस है। तो यदि आप डी पॉइंट को देखें तो यहाँ पे लो रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस में आ रहा है, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ का डी का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा और डी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लो
लो रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस में आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये हाई रेसिस्टेंस से लो रेसिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है, तब तो यहाँ पे बहुत आसानी से मूव कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ हीट को भी इस तरफ ट्रांसफ़र करा देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि डी पॉइंट पे रेसिस्टेंस टेम्परेचर का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर का वैल्यू डी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रहेगा, सी पॉइंट पे उससे कम होगा, ओके। डी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा और सी पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा इससे कम होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेम्परेचर इन ऑल द थ्री सेक्शन विल बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे हीट भी दी, इसको इलेक्ट्रिकली हीटेड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकली इसको गर्म किया जा रहा है ना। इस कारण से इसमें टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह अलग अलग रहेगा। और इसमें दो चीज़ हो गया ना, एक तो आप इलेक्ट्रिकली हीट कर रहे हैं इसको, और प्लस क्या कर रहे हैं आप इसको, इसमें आप डायरेक्ट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कारण से ये मिक्सअप हो जाएगा कुछ टेम्परेचर का, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर इन ऑल द थ्री सेक्शन विल बी यूनिफॉर्म नहीं होगा, टेम्परेचर इन ऑल द थ्री सेक्शन विल बी यूनिफॉर्म नहीं होगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द थ्री सेक्शन विल बी नॉन यूनिफॉर्म विथ लोकेशन ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर नियर डी इन द सेक्शन सी डी। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ओके। वैसे एक बात बता देते हैं, यदि आप सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से सोचिएगा, ठीक है, तो कई जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कुछ लोगों को समझने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव कर रहा है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि इधर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इधर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन बस आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से नहीं सोचना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वैसे भी सोचना है। चलिए फिर, थैंक यू।